नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर की। अमित शाह के साथ उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज की बैठक खत्म हो गई है। बता दें, इन नेताओं को सलाह के लिए बैठक में बुलाया गया था, जहां इनकी राय ली गई। लगभग 1 घंटे चली बैठक के बाद सभी को जाने के लिए कह दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उत्तराखंड के नेताओं को अमित शाह ने डांट फटकार लगाई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता मुख्यमंत्री को लेकर लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उससे पार्टी आलाकमान खासा नाराज दिखाई दे रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी ने तमाम नेताओं से बात कर ली है और उन्हें कह दिया गया है, बता दिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक हो जाएगी, जिसमें आलाकमान द्वारा तय किए हुए नेता का नाम घोषित कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लगातार बैठकें हो रही हैं। अमित शाह के साथ भी आज उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज की बैठक चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। बता दें कि इन नेताओं को सलाह के लिए बैठक में बुलाया गया था कि आखिर कौन सा चेहरा होगा। हालांकि धामी चुनाव हार गए हैं खट्टीमा से, तो ये भी बार बार कहा जा रहा है कि एक हारे हुए व्यक्ति को सीएम बनाना क्या सही रहेगा। लेकिन क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं दिया गया, धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। मोदी और धामी ये 2 चेहरे थे, तो कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गुलरेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, आपको आ रही है? हाँ जी। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही सर, अब तो विपक्ष भी सवाल करने लगा है कि क्या वजह है जो इतनी देरी हो रही है। देखिए, कायदे से तो बैठकें इन लोगों को करना चाहिए जिनकी बिल्कुल शर्मनाक हार हुई है। लेकिन क्या है कि ये जो दल है ना, ये दल नहीं दुकान है। और वो दुकान ऐसी दुकान है कि जिससे बाप के पास बेटा बैठता है और बेटे के पास पोता बैठता है। पॉसिबिलिटी नहीं होती, चाहे दुकान हो जाए। लेकिन हम चूंकि राजनीतिक तो लोकतांत्रिक दल हैं, तो लोकतांत्रिक दल की विशेषता होती है मिलजुल के फैसला लेते हैं, फैसला लेते हैं जो जनता के सरोकार से मेल खाता हो। और करना पड़ती कि इंसान है, इंसान ही बैठक करते, जानवर बैठते हैं। तो हम लोकतांत्रिक इंसानी दल हैं, मानवता के लिए काम करने वाले दल, इसलिए बैठक की आवश्यकता कौन कर रहे हैं। अच्छा गुलरेज जी, पंजाब में तो सरकार बन गई, यूपी में भी लगभग सब कुछ तय है कि सीएम कौन होगा। ये उत्तराखंड को लेकर आप इतना बड़ा मिथक टूट गया, इतना प्रचंड बहुमत मिला, फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? छोटे से राज्य को लेकर इतना मंथन, क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है अंदर? कई लोग सामने आ रहे हैं क्या सीएम के दावेदार के रूप में? शायद बहुत आपको नहीं जानते हैं कि उत्तराखंड पूर्ण है, इनके सीमा के पास का क्षेत्र भी है, स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और तथाकथित एनजीओ, तथाकथित शब्द उपयोग कर रहा हूँ, आप इसको मैं अंडरलाइन कर रहे हैं। तथाकथित एनजीओ ने कई सालों तक जो सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पीआईएल के माध्यम से रुकाया, उन्होंने मिसयूज किया हमारे ही खिलाफ। तो बहुत सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए फैसले लिए जाते हैं और अधिष्ठित का फैसला उससे भी हो जाएगा। अच्छा, खबरें ये भी मिल रही है गुलरेज जी कि दिल्ली में गए तमाम जो नेता थे उन्हें थोड़ा सा डांटा फटकारा भी गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप चिंता मत करिए, हम बता देंगे। तो आखिरी फैसला नेतृत्व को ही लेना है क्या? नहीं, ये खबरें आपको किससे मिली? मुझे तो नहीं मिली अभी तक। मैं पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ और मैं प्रदेश प्रवक्ता नहीं हूँ, आरपीएसएल के पदाधिकारी हूँ और राष्ट्रीय कार्यालय में ही मेरी बैठक है। हाँ। तो राष्ट्रीय कार्यालय में मुझे नहीं मिली, आपको मिल रही, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर। सूत्र हर जगह होते हैं सर, सूत्रों के हवाले से। ठीक है गुलरेज जी, अब ये बताइए सस्पेंस कब खत्म हो रहा है? कल क्या विधायक दल की बैठक है और 22 को शपथ ग्रहण, तो साफ हो जाएगा कल के कौन होगा उत्तराखंड का नया सीएम। आपको प्रेस से पार्टी जिला करेगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह रहा है क्योंकि स्थिति अभी उतनी साफ नहीं है। लगातार बैठकें हो रही हैं, सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो शाह से मिले हैं सीएम कार्यवाहक धामी और अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठक में शामिल हुए। तो उत्तराखंड में स्थिति साफ हो या ना हो, लेकिन यूपी में बिल्कुल साफ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक 24 मार्च को योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। विधायक दल का नेता औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फिर से सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। विधायक दल की बैठक है 24 तारीख को और 24 तारीख को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। 25 मार्च को शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, उसके पहले विधायक दल की बैठक होगी और औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को। लगातार दूसरी बार वो सीएम बन रहे हैं और दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार है। प्रचंड बहुमत मिला। 24 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी। और इधर खबर है कि योगी आदित्यनाथ से मिलेगी द कश्मीर फाइल्स की टीम। शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ कलाकारों से मिलेंगे। यूपी में टैक्स फ्री है द कश्मीर फाइल्स फिल्म। ये फिल्म जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में टैक्स फ्री है द कश्मीर फाइल्स और इसकी जो ये टीम है, ये टीम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगी। योगी आदित्यनाथ से जो इस टीम के कलाकार हैं वो मिलेंगे। इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है और कश्मीरी पंडितों को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत दिखाई गई है। रुकते अगली खबर का। बेतिया के बलथर थाना इलाके में बवाल के बाद अब शांति है। दरअसल कल पुलिस ने डीजे चलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में युवक की मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया था। बाद में बवाल इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की टीम जो पिटाई हुई है उसकी वजह से युवक की मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि मधुमक्खियों के काटने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस पूरे बवाल में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों का आरोप है कि भीड़ ने मृतक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर गोली मारी थी। तो वहीं हंगामे और बवाल के बाद पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। छापेमारी के बाद पुलिस ने 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोग जब पहुंचेगा तो हम लोग साथ ऐसा करते। मैंने पब्लिक का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से उसकी नहीं, मौत उसको कोई एक हाथ कोई नहीं मारा। हवलदार साहब को गोली, जब हम लोग उसी रूम में हम लोग भाग कर गए थे, तो रूम में गए तो अपने हाथ से वो हथियार से गोली मारा। वहीं तो पब्लिक उसको सामने आने के बाद हम पहुँचा नहीं, हम लोग रूम में थे। तब हम लोग वहाँ से छत पर से टॉप कर हम लोग भागे, जिसमें हम हैं और एक भैया हैं, एक और सिपाही है। और वहाँ से जाकर हम लोग दूसरी जगह जाकर छूट कर अपना प्राण को बचाए। हम सिकटा थाना के स्टाफ बने। सिकटा बड़ा होकर फोन आए, हमने कि अने जाए डायरेक्ट गाड़ी घुसल बलथर थाना पर। गाड़ी अभी खड़ा नहीं भल चले ईटा पत्थर लाठी सब शुरू हो गई। जान बचाव अभियान में आदमी जेने तेने घुसल बचावल जान। लास्ट में हुआ ढेला ईटा लाठी से टूटे नहीं जा। राइफल हमने के छिना गल, पब्लिक ले लेलस। कहाँ बा राइफल अभी कुछ पता नहीं। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। लोग ये 3-4 आदमी है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ बैठे हैं। लेकिन बाकी दूसरा कोई आ रहा है तो मार रहा है, तब जा रहा है, गरिया रहा है, मार रहा है। जबकि हम लोग दंगे में रहते तो हम लोग सहते। एकदम प्रशासन की राज है तो क्या करें, पिटाएंगे। हम लोग पिटा रहे हैं, बिहार है। यानी पुलिस से गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी है ना, नहीं होता तो हम लोग निर्दोष आदमी का अभी तक जांच पड़ताल होता ना कि ये लोग था कि नहीं। पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और आगे भी निगरानी बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो घटना घटी है उसका भी जो लीगल रेमेडीज है वो लिया जा रहा है। तो पुलिस की कैजुअलिटी की बात आ रही है। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिए गए और एक फायर ब्रिगेड
भागलपुर पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी शराब माफिया खुलेआम शराब की तस्करी कर रहे हैं। 4 दिन पहले 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इस मौत के पीछे जहरीली शराब को मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इंडिया वॉइस पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शराब तस्कर साजन कुमार खुलेआम शराब की तस्करी कर रहा है। तो वहीं एक महिला तो किराना की दुकान चलाती है, वो कई नशे के सामान को भी बेचती है। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। लगातार बड़ी खबरें मिल रही है। बोकारो से खबर है। यहाँ पर पूर्व सैनिक समाज के लोगों ने परिवार के साथ बोकारो मॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान बोकारो के विधायक विरंची नारायण भी मॉल पहुंचे और पूर्व सैनिक समाज के लोगों से मिले हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि ये फिल्म उस समय की है जब कश्मीर में हिंदू भाइयों मां बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुए। उन्होंने फिल्म को सत्य घटनाओं पर आधारित बताया। विधायक विरंची नारायण ने कहा कि फिल्म में केवल 10% दर्द को दिखाया गया है। बोकारो के जो लोग हैं अपने परिजन के साथ कश्मीर फाइल देखने आए हैं। मैं उनको बहुत इसके लिए बधाई देता हूं और मैंने भी इस फिल्म को देखी है। मेरा मानना है कि जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है वो 100% सत्य है, लेकिन सिर्फ 10% दिखाई गई है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं कश्मीर गया था उस समय एक कार्यकर्ता के रूप में, और मैंने कश्मीरी पंडितों की उस दुर्दशा को अपने आंखों से देखा मुट्ठी कैंप में जाकर। और जब देखा जहां पर हमारी जो कश्मीरी पंडित बहनें थी, बेटियां थी, उस समय उनके सिर पर कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा गोद दिया था। मैं भारतीय स्थल सेना में कार्यरत था उस दौरान। क्या उस समय जो ये घटना घटी आप क्या वहाँ पर कश्मीर में? नहीं, उसके हम कुछ समय के बाद हम वहाँ पोस्टिंग गए थे और वहाँ जाने के बाद जो हमने वहाँ का दर्द जो महसूस किया वो यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं। आज भी वो याद करने के बाद जो है उनकी दुर्दशा को देखते हुए जब सामने नज़र के सामने याद करते हैं तो आंसू। गया के शेखवारा गांव में जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का विरोध करने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित शख्स का कहना है कि देर रात जब वो लोग शौचालय से घर जा रहे थे तो रास्ते में प्रकाश मांझी और सुनील मांझी शराब के नशे में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। विरोध करने के दौरान वहाँ पर कुछ लोग आए और उसके बाद चले गए। कुछ समय बाद दोनों आरोपी करीब 20 लोगों घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनको लेकर मारपीट की और इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सर हम लोग सब यहाँ हम लोग अपना फैमिली गए थे, ठीक है। और इन लोग फिलहाल मैदान गए थे मैदान करने, उनके हिसाब से मतलब वो मारने लगे। ये वो जातिवादी करके हमारे तो 4 घरों के क्या कर लेंगे, 10 घरों क्या कर लेंगे। किनके द्वारा मारपीट की? समझा, इनके द्वारा समझे। कौन कौन मारपीट कौन कौन किए? आपको मारपीट कौन कौन किए? सब लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम कुमार। रात को हम जा रहे थे लाइटिंग के लिए। गांव में सब लड़के लोग पीकर गैंग बना रखे थे। जाति प्रति झगड़ा हो रहा था। उन लोग मतलब गाली दे रहे थे, चमार तुम क्या हो, मतलब मांझी परिवार से हैं, हम लोग चमार परिवार से हैं। इतना में हम खाली उसको पूछे क्यों बोल रहे हो, काहे ऐसे कर रहे हो। बस वो लोग जितने थे उन लोग गैंग बना के रखे थे। उन लोग ईंटा और पत्थर से हमारे घर पे चढ़ के इतना मार के। कितने लोगों की संख्या में है आप लोग? ये वो लोग कितने लोग? 20-25 आदमी था। जैसे कि घर में ढूंढ करके इन लोग को मारे लगे और बहू जो ये कर रहा था बहू के भी मारने लगा। बहुत मारा माथा ने मार दिया, देखिए कि हाथ में मार दिया। वो लड़की था एक देखो साथ में आई, उसको भी मारे। घर ने ढूंढ करके सब मारे, पी खा करके उसके लेखनों के चलते नाम में।
देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने राशन कार्ड के सत्यापन का आदेश दिया। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो राशन कार्ड के तहत राशन लेने के पात्र नहीं हैं, पर वो लोग राशन ले रहे हैं। इसके साथ देवघर नगर निगम क्षेत्र में भी विशेष अभियान शुरू किया गया है। डीसी के मुताबिक इस अभियान का मुख्य लक्ष्य जरूरतमंद लोगों को पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का है। प्रशासन ने इसके साथ अपात्र लोगों से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। कैमूर में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका ताजा मामला मोहनिया इलाके में सामने आया। बताया जा रहा है कि 4 दबंग मोहनिया के स्टूवरगंज में एक युवक को जाति सूचक और अपशब्द कह रहे थे। अपशब्दों के आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले युवक बाहर निकला और दबंगों को समझाने लगा। गुस्साए दबंगों ने पड़ोस में रहने वाले युवक को भी अपशब्द कहे और जाते जाते युवक के कमर के नीचे गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वार्ड नंबर 7 का कुछ लोगों ने गोली चला दी है, जिसकी पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। हम लोग की जाँच कर रहे हैं, जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मिथुन कुमार सस्पेक्टेड फायर आर्म इंजरी का केस है। स्थिति खतरे से बाहर नहीं है, ठीक है। अभी एक्सरे वाला आ रहा है, एक्सरे वाले को बुलाया गया, आ गया है। अभी एक्सरे होता तो पता चलेगा कितनी गोलियां हैं कि नहीं है। इंजरी जो है फायर आर्म वाला लग रहा है जी। फायर आर्म में पटाखा होता है, छाला भी होता है, बुलेट भी हो सकता है कि एक्सरे होने के बाद पता चल पाएगा। कुंदन तिवारी, लालू, मनीष सिंह, आनंद, ये लोग आया और गांव में कोई ये लोग का मतलब लफड़ा हुआ था, उससे मतलब नहीं है। यहाँ आया हथियार के साथ ही लोग था, वहाँ हथियार दिखाया ला रहा है, तो हम वहाँ से वापस अपना घर की तरफ चले गए। हम हनुमान जी मंदिर क्रॉस कर दिए, तो मेरे मोहल्ले के थे वो अपना टहलने के लिए खा पी के निकले हैं, और जैसे ही निकले वो लोग उधर से फायरिंग करते हुए 8-10 फायर किया। उसे तो हम चप्पल पर छोड़ के भाग गए अपना, और उनको गोली मार दिया। हिजाब मामले पर मुस्लिम समुदाय कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश है। कई मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल कमेटी है। ऑनलाइन बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जो फैसला आया उसमें ये कहा गया है पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कि ये फैसला व्यक्ति की स्वतंत्रता को देख कर लिया गया फैसला है, उसकी स्वतंत्रता को अनदेखा किया गया है। रुकाते हैं अगली खबर का। यूपी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। इस अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के कुल 3.40 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। यह अभियान 28 मार्च तक चलेगा। भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं,
हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी। और बात करते हैं ताज महोत्सव की। आगरा में आज से 29 मार्च तक ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ताज महोत्सव में कला संस्कृति के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रांत के शिल्पियों के साथ हैंडीक्राफ्ट, राजस्थानी झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार के ताज महोत्सव में बॉलीवुड के कई स्टार अपना जलवा बिखेरेंगे। महोत्सव में भारत रत्न लता मंगेशकर, पंडित बिरजू महाराज, ऋषि कपूर और बप्पी लहरी को याद किया जाएगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक कोरोना की वजह से 2 साल से ताज महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। विभाग के मुताबिक इस बार ताज महोत्सव को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। ताज महोत्सव में होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम फाइनल हो चुके हैं। इस बार ताज महोत्सव का उद्घाटन चीफ सेक्रेटरी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया है, उनके कार्यक्रमों द्वारा होगा। महोत्सव का आयोजन वैसे तो 18 से 27 फरवरी तक होता था, बट इस बार चुनाव के कारण इस डेट में चेंजेस किया गया है। इस बार जो ताज महोत्सव का थीम है वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की उस पर कराया जा रहा है। और महोत्सव में हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्थानीय कलाकारों को भी प्रॉपर स्टेज दें। मेरा नाम रूप सिंह है और सेवा आर्ट से काम करता हूं मैं। और यहाँ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य करीब 100-150 के करीब पेंटिंग है, पिलर्स हैं। हमें जो टारगेट दिया गया है कुछ हद तक कार्य हो चुका है और कुछ काम जारी है। पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग है अगर बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर? जैसे कि राफेल की पेंटिंग है, कुछ अपना संस्कृति कल्चर है और वर्ली आर्ट है, मतलब विभिन्न प्रकार की पेंटिंगें तैयार की जा रही है। रायबरेली के मदनखेड़ा मजरे पोखंडी गांव में 60 साल के अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद अधेड़ शख्स हनुमान मंदिर में लेट गया। देर रात सोते हुए अधेड़ की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।